आज के चैप्टर में हम बात करेंगे सैली हाउस की। सैली हाउस 1867 और 1871 के दरमियान माइकल फिने और उसकी फैमिली के लिए बना। यह माना जाता है कि माइकल और उसकी बीवी फिने और इनके 3 बच्चे जेम्स, एग्नेस और चार्ल्स इस घर के बेसमेंट में रहते थे जब यह घर बन रहा था। अफसोस के साथ माइकल की मौत इसी घर में 1872 को हुई और यह कोई आखिरी फर्द नहीं था फिने फैमिली का जिसकी मौत इस घर में हुई। एग्नेस इस घर में 1906 में वापस आई, जिसकी शादी एक इंजीनियर विलियम ट्रू के साथ 1913 में हुई। विलियम की मौत 1918 में इसी घर में हुई और नवंबर 1939 में एग्नेस ने भी इस घर में दम तोड़ दिया। इसके बाद इस घर में 50 सालों तक लोग आते जाते रहे पर उनका कोई भी नुकसान ना हुआ। फिर आखिर 31 दिसंबर 1992 को सब कुछ बदल गया जब टोनी पिकमैन और उसकी बीवी डेब्रा पिकमैन, एक न्यूली वेड कपल, इस घर में शिफ्ट हुए। ये दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश थे। जैसे ही इस जोड़े ने अपना सामान इस घर में शिफ्ट किया तो इनके कुत्ते ने उस कमरे में बुरे तरीके से भौंकना शुरू कर दिया, जो ये अपने आने वाले बच्चे के लिए तैयार कर रहे थे। इन्होंने सोचा कि ये कुत्ता अपने नए माहौल की आदत डाल रहा है, इसलिए इन्होंने इस मामले को इतना संजीदा नहीं लिया और कुछ ही हफ्ते में इसने भौंकना कम कर दिया। जनवरी से जून 1993 तक इस जोड़े ने काफ़ी चीज़ें महसूस करना शुरू कर दी, जैसे घर की लाइट्स डिम हो जाना और जलना बुझना, घर में ठंड का महसूस करना और घर के फ़ोन का बिला वजह बजना शामिल थे। पिकमैन ने पहली दफ़ा कोई घर ख़रीदा था तो इन्होंने इन सारी चीज़ों को संजीदा नहीं लिया क्योंकि ये घर लेट 18s में बना था, जिस पर टोनी ने मजाक में कहा कि हमारे साथ कोई भूत है। पर मामलात बदल गए जब उनका बेटा पैदा हुआ। इस घर में अजीबोगरीब वाक़यात का सिलसिला बढ़ता चला गया। बच्चे के खिलौने खुद ही ऑन ऑफ होना शुरू हो गए। घर की सफाई करते हुए डेब्रा ने एक बार देखा कि उसके बेटे के कॉट के ऊपर लगा विंड अप मोबाइल खुद बजना शुरू हो गया है, यहाँ तक कि उसका बेटा रात को हर आधे घंटे बाद उठ जाया करता था और उसका कहना था कि ऐसा लगता है कि जैसे उसके साथ कोई खेल रहा हो। एक दिन उनके हमसायों ने उनसे पूछा कि आप अपने बेटे के रूम की लाइट्स रात को क्यों ऑन रखते हैं, जबकि उन दिनों उनका बेटा डेब्रा और टोनी के रूम में उनके साथ सो रहा था, तो उसके कमरे की लाइट्स ऑन होने की कोई वजह नहीं थी। डेब्रा का मानना था कि उसके पड़ोसी को हॉलवे की लाइट नज़र आती है, जिस पर उसके पड़ोसन अटल थी कि यह लाइट नर्सरी यानी बच्चे के रूम से ही आती है। जुलाई 1993 डेब्रा की बहन कैरिन इस घर में बच्चे की देखभाल के लिए आई। डेब्रा के मुताबिक ये उसकी बहन की आखिरी शाम थी। उसका कहना था कि हमें कुफर के किनारे और दहशत के दरवाजे से धकेल दिया गया है। एक दिन अपने ससुराल से वापसी पर टोनी ने डेब्रा से पूछा कि तुमने बच्चे के खिलौने ज़मीन पर क्यों फेंके हुए हैं। डेब्रा को कोई अंदाज़ा ही नहीं था कि वो क्या बात कर रहा है, जिस पर टोनी उसे बच्चे के कमरे में ले गया तो वहाँ सारे खिलौने ज़मीन पर दायरे की शक्ल में ज़मीन पर मौजूद थे। उनका ख्याल था कि टोनी के भाई ने कोई शरारत की है, तो टोनी ने सारे खिलौने वापस अपनी जगह पर रख दिए और वापस नीचे आ गया। कैरन अभी आधी सीढ़ियों में ही थी कि उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे बच्चे के कमरे की लाइट्स अभी तक ऑन नजर आई, जबकि सबको याद था कि टोनी ने कमरे की लाइट्स बंद कर दी थी। ये लाइट्स बंद करने वापस ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि एक टेडी ज़मीन पर कमर के बल पड़ा हुआ है। उन्होंने उसे उठाकर वापस चेयर पर रख दिया और कुछ घंटों के बाद आकर देखा तो वो टेडी फिर से ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था। उस रात ये सब टोनी और डेब्रा के कमरे में उनके साथ सोए। उस रात क्या हुआ, ये सुनने के बाद टोनी का भाई ग्रेग अपने मिनी कैमरा के साथ इनके घर आया। टोनी उसे अपने बच्चे के कमरे में ले गया। जैसे ही ग्रेग ने उस टेडी की तस्वीर लेने का सोचा तो उसने कहा, अगर तुम यहाँ हो तो क्या तुम चाहते हो तुम्हारी भी तस्वीर बनाई जाए। जैसे ही उसने तस्वीर ली, टेडी खुद ब खुद ज़मीन पर उनकी आंखों के सामने घूमा, जिसे देखकर डेब्रा का कहना था कि सब खौफजदा हो गए, जिसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। हम सब ने सोचा कि बेहतर है कि इस कमरे को छोड़ दिया जाए। टेडी के
इस वाक़ये के बाद टोनी ने अपना सामान बांधा और इस घर को छोड़ने के लिए जाने लगा। और जैसे ही वो अपने बेटे को कॉट में डाल के उठाने लगा तो उसे अपनी कमर में शदीद दर्द महसूस हुआ, और ये दर्द टोनी के माँ बाप के घर जाकर ख़त्म हो गया। डेब्रा ने टोनी की कमर देखी और देखकर खौफजदा रह गई, क्योंकि उसकी कमर के दरमियान नाखूनों के निशान थे और उसमें से खून निकल रहा था। ये पहला वाक़या था जो टोनी के साथ पेश आया। इस वाक़ये के बाद इस जोड़े ने बारबरा कॉर्नर, जो कि एक साइकिक थी, 29 जुलाई 1993 को अपनी तरफ बुलाया। जब वो रूहों से बात कर रही थी तो बारबरा खामोशी से अपनी आंखें बंद कर बैठी रही और पिकमेंस को बताया कि उनके घर में जो स्पिरिट है वो एक छोटी बच्ची का है जिसका नाम सैली है। सैली ने अपनी मौजूदगी का एहसास मोमबत्तियों को जलाकर किया। बारबरा का कहना था कि सैली एक छोटी बच्ची है और वो बचकाना हरकतें करती है और बहुत बदतमीज़ है। डेब्रा का कहना था कि वो बहुत ही सब्र के साथ इसके साथ रहेगी, और वो उसी तरह रहने लगी। उसका ये मानना इंतहाई गलत साबित हुआ। 31 अक्टूबर 1993 में जब उन्हें ये पता था जो कुछ भी इस घर में है ये निकल जाएगा, एक रात टोनी अपने काम से घर वापस आया और कुछ पीने के लिए किचन में गया। जैसे ही उसने ग्लास उठाया और पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि उसके सामने किचन में एक बच्ची खड़ी है, जिस पर टोनी ने कहा कि वो सफ़ेद लिबास में थी जिसके बालों में सफ़ेद रिबन लगा हुआ था। उसने ये लिबास चर्च के लिए पहना हुआ था और मुझे उसके अंदर से पीछे का दरवाज़ा नज़र आ रहा था। कुछ सालों बाद एक और शख्स जो इस घर में रहा था उसने पिकमेंस को बताया कि जितना भी हम इस घर में रहे हैं, मेरी बेटी तब 5 साल की थी और उसकी एक फर्जी दोस्त थी जिसका नाम वो सैली बताती थी। जब भी मैं उसे कुछ गलत करने पर डांटता था वो कहती थी ये मैंने नहीं, सैली ने किया है, या सैली ने इसे ऐसा करने पर कहा है। और जब इस बच्ची को टोनी की बनाई हुई ड्राइंग दिखाएगी जो उसने उस बच्ची की बनाई थी जो उसने किचन में देखी, तो उस बच्ची ने कहा कि वही सैली है जो उसके बचपन में हुआ करती थी। टोनी का दूसरा सामना सैली के साथ हुआ जिस पर उसका कहना था कि उस बच्ची को दोबारा देखा और इस बार वो कोई अच्छा नहीं था। वो मुझे घसीट रही थी बेड से उतारने के लिए और वो बार बार मेरे पास आती थी और मैं पीछे हटता था, और जब भी मैं पीछे होता था वो मज़ीद ताकत से मेरी तरफ आती थी। तीसरी और चौथी बार उसने मेरी बाजू पकड़ी जिस पर मैं ठंडा पड़ गया और मेरा दम घुटना शुरू हो गया, क्योंकि इस वक्त वो इतनी अजीब शक्ल की हो चुकी थी कि जो मैं बयान नहीं कर सकता। वो आधी इंसान और आधी जानवर बन चुकी थी और उसका गोश्त सड़ रहा था। मुझे अभी भी याद है कि उसमें कीड़े पड़े हुए थे और उसने मुझ पर चीखना शुरू कर दिया और मुझे ऐसा लगा कि मर जाऊंगा। टोनी और डेब्रा अक्टूबर 1994 को सैली हाउस छोड़ गए और उनका कहना था कि उस घर से जो कुछ जुड़ा हुआ था उसका असर हमारे साथ काफ़ी अरसे तक रहा। पिकमेंस के बाद मैरी लिगेट ने अपने शौहर और 2 बच्चों के साथ ये घर लेस स्मिथ से लिया। लेस स्मिथ का कहना था कि इस घर की रेनोवेशन के दौरान इसे बेसमेंट के फर्श पर एक पेंटाग्राम बना मिला और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि बहुत परेशान कुन थी, जिस पर उसने मैरी को बोला कि इस घर को फ़ौरन छोड़ दे। ये घर अब भी मौजूद है और लोग इसे एक्सप्लोर करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलूँगा एक न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।